आपने चेयर योगा का रेफरेंस दिया था, घुटने को मोड़ने और सीधा करने के लिए आपको ये दोनों मसल्स ग्रुप चाहिए। तो ये स्टेयर क्लाइंबिंग एक्चुअली में अच्छा है मेरे घुटनों के लिए। आर्थराइटिस तो एक बोन की डिजीज है, मगर नी हेल्थ के लिए हम तो खैर सीसीटीवी कैमरे में डायग्नोस कर देते हैं। हमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत कब पड़ने लगती है? वो साल भर का पीरियड जो बेड रिडननेस का है वो उतनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है जो टीकेआर सर्जरी अपने आप में नहीं करती। दैट्स द ग्रुप जिसको हम फोकस करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। स्टेयर क्लाइंबिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिया जाता है आजकल। Sir, I'd also like to understand that what is the role of हम quadriceps strengthening की बात करते हैं या muscle strengthening की बात करते हैं कि अगर एक younger age group का patient जो otherwise obese है, बहुत exercise तो नहीं कर सकता, but क्या isolated prehabilitation या exercises of the quadriceps का कोई role है in preventing or delaying surgery? यंगर पेशेंट के लिए यंगर सर्जन बताएं तो बेटर है। क्वाड्रिसेप्स का क्या रोल है? So it is said that the knee has two horses. Okay. One is the quadriceps, the other is the hamstring. Yeah. So to make the knee function good, दोनों घोड़ों को भगाओ, make the quadriceps and the hamstring strength. For the audience, if you could help understand where the quadriceps and the So the front of the thigh is covered with a group of muscle that is called as quadriceps. I think everybody knows because they are more of gym freak. And the back of the thigh is hamstrings. So all you need to train is your front muscle as well as the back muscles. These two group of muscles are very essential in your knee extension and flexion. मतलब घुटने को मोड़ने और सीधा करने के लिए आपको ये दोनों मसल्स ग्रुप चाहिए। और जितना अगर आपका जोड़ घिस गया है लेकिन आपके quadriceps और hamstring strong है, so your knee has a better life. Yes. So what I wanted to bring out through this was that arthritis तो एक बोन की डिजीज है, मगर नी हेल्थ के लिए मसल प्रिजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर हम मसल की स्ट्रेंथ पर और उसकी हेल्थ पर कंसंट्रेट करें इन अ यंगर और मे बी स्टेज 1 आर्थराइटिस, प्रॉब्ली वी कैन डिले द प्रोग्रेशन ऑफ द सिम्टम्स कमिंग अप टू द पेशेंट। तो अभी तक मैं ये समझ पाई हूँ कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे चलना है कि जब तक चल सकता है चलाओ, तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी बहुत ज़रूरी है। स्टेज ऑफ आर्थराइटिस समझना ज़रूरी है कि आप कौन सी स्टेज पे बैठे हैं, आप कितनी हद तक उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी डे टू डे रूटीन्स को ऑल्टर करके, या फिर आपके लिए स्टेज के अनुसार आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सर्जरी पे जाना ही फायदेमंद रहेगा। जिस टाइम पे जैसे किसी पेशेंट को हमने रेकमेंड भी कर दिया और पेशेंट अभी रेडी नहीं है, तो उस दौरान हम उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं, चाहे वेट मैनेजमेंट हो या डाइट मॉडिफिकेशन हो। बट जैसे डॉक्टर आकाश ने बताया, क्वाड्रिसेप्स मसल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अगर वो उस अगले 1-2 साल जितना टाइम भी वो वेट कर रहे हैं, अगर वो बेसिक एक्सरसाइजेज जिसमें कि सिंपल साइकिलिंग भी हो सकती है, चेयर योगा भी हो सकती है, सिंपल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ये सारी बेसिक एक्टिविटी भी, या स्विमिंग हम कहेंगे बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इनफैक्ट अगर कोई शैलो पूल हो जिसमें वो वॉक कर सकें, अंडर वाटर हाइड्रोथेरेपी काइंड ऑफ थिंग, या अंडर वाटर ट्रेडमिल होते हैं आजकल तो कई जगह, तो अगर वो पानी के अंदर चल सकें, उससे बड़ा मसल्स के लिए एक एक्सरसाइज नहीं हो सकता। तो जब तक वो तैयारी कर रहे हैं, जब तक वो सोच रहे हैं, तब तक वो मसल्स को वीक नहीं रहने दे सकते। बिकॉज अल्टीमेटली जो आज वो एफर्ट करेंगे और सर्जरी के बाद उनको जो रिकवरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा। तो जो आप कहते हैं कि पेशेंट्स को मतलब कई 20 से 25% पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होते प्रोसीजर के बाद, उसके पीछे कहीं ना कहीं मसल्स का वीकनेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। कि हम ये ना समझें कि ये ऑपरेशन किया तो अगले दिन से दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि जॉइंट तो नया हो गया लेकिन मसल्स पुरानी है। उन पुरानी मसल्स को ट्रेन करके रखना, स्ट्रेंथन रखना बहुत ज़रूरी है फॉर ओवरऑल सक्सेस ऑफ द प्रोसीजर। And to our surprise and also, we are not too happy about it कि हमारे पेशेंट्स जब हमारे पास टीकेआर के लिए आते हैं, एक है स्टेज 4 आर्थराइटिस पे तो वो पहुंच गए हैं, इंडिकेटेड है सर्जरी के लिए होना, बट बहुत सालों तक वो बेड रिडन हो चुके होते हैं। सो वो सर्जरी तब चुनते हैं जब 1-2 साल वो बेड पर बिता चुके होते हैं, तब तक उनके मसल्स और हाँ, वो साल भर का पीरियड जो बेड रिडननेस का है वो उतनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है जो टीकेआर सर्जरी अपने आप में नहीं कर पाती। सो कमिंग वेरी लेट फॉर इंटरवेंशन समटाइम्स इज द बिगर प्रॉब्लम। तो हम इस पे आएंगे कि कब
हम चूज़ करें उसको। डॉक्टर आशीष, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे ओपीडी के अंदर, और मैं जानती हूँ डॉक्टर्स की बड़ी पाकी नज़र होती है, दूर से देख के वो नब्ज़ पकड़ लेते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आपके पास जब पेशेंट वॉक करते हैं, या आप अपनी ओपीडी में चलते हुए देखेंगे, या आप मॉल में हैं और आपने किसी को चलते हुए देखा, तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉब्लम से या नी की कौन से स्टेज पे आर्थराइटिस के पहुंचे हैं, या इनको कोई नी प्रॉब्लम है या नहीं है? हाँ, हम तो खैर सीसीटीवी कैमरा में डायग्नोस कर देते हैं, बट स्टेजिंग करना मुश्किल है। बट हाँ, जो पेशेंट सीवियर आर्थराइटिस से ग्रस्त है, उसका कहीं ना कहीं चाल में लचकपन होगा, डिफॉर्मिटी होगा, टेढ़ापन होगा। सो जब वो चल रहे होते हैं, जिस तरीके का उनका गेट होता है, इसको हम बैडलिंग गेट कहते हैं, अगर वैसा गेट है तो ये मालूम पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं नी में कुछ प्रॉब्लम है। अब नी और हिप की प्रॉब्लम में चाल थोड़ा डिफरेंट होता है। डॉक्टर, वेल ट्रेन डॉक्टर कैन आइडेंटिफाई दैट। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको नी आर्थराइटिस है, जब वो वॉक इन करते हैं तो उनके गेट से भी हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उनका बैलेंस कैसा है, लचक कितनी आ रही है, टेढ़ा कौन सा ज़्यादा टेढ़ा है, कौन सा कम है, किस तरफ उनको पेन ज़्यादा हो रहा है, उनका बॉडी वेट की वजह से कौन से जॉइंट पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक, अगर हम 10-20 कदम वो हमारे सामने चलेंगे आएंगे, उतने में इतना हमें मालूम पड़ जाता है कि डिजीज़ कितना सीवियर है। एंड शेप ऑफ द नी ऑल्सो, आई थिंक डिफॉर्मिटी की वजह से जो बोले सो कहते हैं। नी जॉइंट का वो नॉर्मल स्ट्रेट की जगह वो बो हो जाता है, या टेढ़ापन हो जाता है। तो अगर हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा वॉडलिंग गेट यानी कि डक के तरीके से अगर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वी शुड गेट एन अलर्ट साइन। हाँ, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आकाश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक बड़ी कॉमन सी आवाज़ लोग बोलते हैं जब घुटने से रिलेट होती है, टक 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 टक, एग्जैक्टली। तो ये टक टक आवाज़ का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर आ रही है तो हमें इसके लिए क्या एक्शंस लेने ज़रूरी हैं या नहीं? आई थिंक दिस टक टक इज समथिंग विच इज़ नॉर्मल। अभी हम उठेंगे तो हमारे घुटने से भी टक टक की आवाज़ आएगी। सो टक टक इज समथिंग यू शुड नॉट बी वरीड ऑफ। हाँ, बट अगर किसी 60 साल के इंसान में टक टक आवाज़ आ रही है और वो उठने में, बैठने में, सीढ़ी चढ़ने में उसको समस्या है, तो येस डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, गेट अ एक्सरे डन, गेट प्रॉपरली डायग्नोस्ड एंड देन कस्टमाइज योर ट्रीटमेंट प्रोग्राम। तो टक टक के साथ अगर दर्द भी है तो आपको वरी करने की ज़रूरत है। डॉक्टर आशीष, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा। स्टेयर क्लाइंबिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिया जाता है आजकल। मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, या फिर मेरा सारा दिन बैठने का काम है, तो मैं सोचती हूँ अब वॉक तो हुई नहीं सारा दिन, तो मैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के ही अपने 5th फ्लोर के घर तक चली जाऊँ। तो ये स्टेयर क्लाइंबिंग एक्चुअली में अच्छा है मेरे घुटनों के लिए, क्योंकि मेरा वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि मेरे एक्टिविटी बढ़ रही है, मेरी घड़ी में नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहे हैं, और आई शुड बी वरीड अबाउट इट? ये बहुत सारे पेशेंट्स आगे बोलते हैं कि हम अप एंड डाउन करते हैं। इनफैक्ट कई लोगों को नीचे उतरते हुए ज़्यादा दिक्कत होती है। बट साइंटिफिकली आई डोंट थिंक कि हम सिर्फ सीढ़ी चढ़ने उतरने को एक्सरसाइज लेबल करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो 3 से 5 गुना वजन बॉडी इक्वलेंट टू बॉडी वेट वो हमारे नी भी जॉइंट पे पड़ता है। वो उतना फोर्स जब लग रहा है तो कहीं ना कहीं अगर किसी को प्रीवियसली थोड़ा बहुत आर्थराइटिस है भी या नी का प्रॉब्लम भी, वो एग्रेवेट हो जाएगा। हमारा मेन पर्पस चढ़ने उतरने का मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। मसल्स को स्ट्रेंथन करने की बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, पार्क में ओपन जिम की एक्टिविटीज़ हैं, नॉर्मल जिम में जाके भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि बेनिफिट तो उतना ही देंगी जो स्टेयर क्लाइंबिंग से, पर उसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सीढ़ियाँ चढ़ने में या उतरने में, या फॉर दैट मैटर स्लोप पे या ढलान पे जाने में जो ओवर स्ट्रेस जॉइंट पे पड़ता है, वो नहीं होगा। सो आजकल के टाइम में हम कॉर्पोरेट का कोई आता है, पेशेंट आता है या कहीं किसी भी प्रोफेशन से आता है, उनको हम कहते हैं कि स्टेयर क्लाइंबिंग उतना ही करें जितना रिक्वायर्ड है, जी, not for the purpose of exercise, but हाँ, somebody stays on the second floor and they are suffering from knee problem, so I would suggest कि ठीक है, आपको 3-4 बार ऊपर नीचे पूरे दिन में अगर करना है आप करिए। अगर फीमेल ऑफ द हाउस है, शी माइट हैव टू गो अप एंड डाउन, बट हाँ, अगर आप नंबर ऑफ ट्रिप्स थोड़ा कम कर सके एंड एट द सेम टाइम स्टार्ट वर्किंग ऑन द नी स्ट्रेंथनिंग, और फॉर दैट मैटर अगर वो नहीं भी कर पा रहे हैं तो एक एटलीस्ट एक नी सपोर्ट लेके, स्पोर्ट शूज़ पहन के, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन द नी। तो कहीं ना कहीं कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, एंड वी मस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रिप्स अप एंड डाउन, सो दैट अल्टीमेटली जो नी आर्थराइटिस अर्ली स्टेज पे वो धीरे धीरे एडवांस ना करे। एंड प्लेन स्टेयर क्लाइंबिंग 5 or 8 floors every day for the purpose of exercise, I think that's not recommended.
आपने चेयर योगा का रेफरेंस दिया था डॉक्टर आशीष। चेयर योगा क्या यंग लोग भी कर सकते हैं या ये केवल आप एल्डरली पेशेंट्स के लिए ही रेकमेंड करते आपने हैं? बोला ना 40 न्यू 60, तो अब तो सब लोग कर सकते हैं। और ऑफिस में बैठे बैठे हम चेयर योगा, अगर मुझे अपनी, जैसे डॉक्टर आकाश ने बोला, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग करनी है, सो व्हाट डू यू रिकमेंड सिटिंग ऑन अ चेयर एंड डूइंग वन सिंगल एक्सरसाइज फॉर क्वाड्रिसेप्स? सिंपल तो आपको स्ट्रेट लेग रेजिंग करना है, 10 तक काउंट करना है, होल्ड करना है, फिर वापस लेना है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक एक्सरसाइजेज। हाँ, अब इसको आप थोड़ा और इंटेंस करना चाहते हो, आप अपना होल्डिंग पीरियड बढ़ा सकते हो। आप अपने लेग पे एक सिंपल 1 kg का वेट, बैंड वाला जो वेट होता है, आप यूज़ कर सकते हो। एंड देन कीप ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, द फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ रिपीटेशन यू कैन डू, और उससे हमारा क्वाड्रिसेप्स मेंटेन होगा। हमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कब पड़ने लगती है? नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पहले एक थॉट प्रोसेस था कि सिर्फ ओल्ड लोगों तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, बट जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, जैसे जैसे डिजीज़ प्रोफाइल चेंज हो रहा है, जैसे हमने बताया कि यंगर एज ग्रुप या मिडिल एज ग्रुप वाले लोग भी काफ़ी सीवियर आर्थराइटिस से इफेक्ट हो रहे हैं। सो नी रिप्लेसमेंट उस ऐसे किसी भी पेशेंट में जो मिडिल एज या एल्डरली एज ग्रुप को बिलोंग करता है, या फॉर दैट मैटर रेयरली इन यंगर एज ग्रुप ऑल्सो विच आर हु आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस, जो कि 15 साल 18 साल की उम्र से ही हमारे जॉइंट्स को ख़राब करने लग जाते हैं। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको एंड स्टेज आर्थराइटिस हो गया, यानी कि ग्रीस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टेढ़ापन बहुत ज़्यादा है, सारे तरीके के कंजर्वेटिव मेथड्स हम ट्राई कर चुके हैं, जिसमें चाहे मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, हर चीज़ हम ट्राई कर चुके हैं। उसके बावजूद भी, और पेन किलर्स भी इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी वो कुछ भी अपना रोज़ का एक्टिविटी विदाउट टेकिंग अ पेन किलर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक ऐसा पेशेंट है, उस प्रोफाइल को सर्जरी की ज़रूरत है। और उसको कहीं ना कहीं ये समझाना बहुत ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई अभी नी रिप्लेसमेंट करा लिया, 10 साल बाद, 5 साल बाद फिर ख़राब हो जाएगा। जैसे जैसे साइंस इम्प्रूव हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी लॉन्गिटिविटी बढ़ती जा रही है, तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग करना, इररिस्पेक्टिव, आजकल एज इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जितना उनकी डिसेबिलिटी है। सो वी हैव टू टेक अ कॉल फॉर द सर्जरी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। Accordingly, we can advise them the right implant, the right process, and give them a road map कि भाई कितना टाइम लगेगा रिहेबिलिटेशन में, कैसे रहेगा, और कितने साल वो इम्प्लांट चलता रहेगा। ये सारी बातें उनसे डिस्कस करते हैं। और उन पेशेंट्स को जिनका सारी एक्टिविटीज़ सब कुछ का ट्राई करने के बाद भी आज वो बिल्कुल ही बेड रिडन है या व्हील चेयर बाउंड है या कोई सपोर्ट लेके चलना पड़ता है, आई थिंक दैट्स द ग्रुप जिसको हम फोकस करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए।